नमस्ते, वित्त धलम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में सुराना सोलर इस कंपनी का जो पूरा बिजनेस का सेगमेंट है उसके बारे में फुल एनालिसिस करने वाले हैं और इसके लिए हम कंपनी के रिलेटेड जो बिजनेस सेगमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल में कंपनी के जो नंबर्स है उनकी जो डिटेल्स है वो भी आज के वीडियो में देखेंगे। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि सुराना सोलर ये कंपनी इन्वेस्टमेंट की नज़र से कैसी है और हमें इस कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सुराना सोलर कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो पूरा बिजनेस सेगमेंट है उसके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देखेंगे। तो सुराना सोलर ये कंपनी सोलर फोटोवोल्टिक के जो मॉडल्स है उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसके साथ ही में कंपनी वाइंड और सोलर से रिलेटेड जो पावर एनर्जी उनका जनरेशन में भी काम करती है। साथ ही में ट्रेडिंग जो सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसमें भी कंपनी करती है। और कंपनी हमें ईपीसी जो पावर प्रोजेक्ट्स है जो कि मेगावाट स्केल पर होते हैं उनमें भी इंक्लूड यहाँ पर देखने को मिली। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस का सेगमेंट है उसमें कंपनी मेजरली सोलर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उसमें काम करते हुए देखने को मिली है। और कंपनी का जो बिजनेस है उसमें अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो देखेंगे तो कंपनी पीवी मॉड्यूल्स, लाइटनिंग प्रोडक्ट्स और सोलर जो लैंटर्न्स है उसमें काम करती है। तो सबसे पहले हम पीवी मॉड्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो कंपनी जो कंपोज हाई क्वालिटी मोनो और उसके साथ ही में मल्टी क्रिस्टलाइन सेल्स होते हैं उनको सोलर फोटोवोल्टिक जो मॉड्यूल्स है वो प्रोवाइड करती है। इसके बाद लाइटनिंग प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइटिंग, सोलर होम लाइटनिंग के जो सिस्टम से उनको वाइड रेंज ऑफ लाइटिंग्स प्रोडक्ट्स है वो प्रोवाइड करती है। और उसके बाद कंपनी का जो सोलर लैंटर्न्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो कंपनी पोर्टेबल एनर्जी एफिशिएंट के लिए मतलब रिटेल कंज्यूमर को जो यूज़ लगता है उसके लिए सोलर एलईडी लैंटर्न्स है वो प्रोवाइड करती है। तो इन तीन सेगमेंट का कंपनी का हमें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखने को मिला है। और कंपनी का इन सेगमेंट में अगर हम रेवेन्यू देखेंगे तो 98% का रेवेन्यू वो कंपनी सोलर प्रोडक्ट्स है उनसे यहाँ पर जनरेट करती है। जैसे कि हमने बिजनेस सेगमेंट में भी देखा है कि कंपनी मेजरली सोलर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसमें काम करती है। और अदर कंपनी का जो 2% का रेवेन्यू वो वाइंड पावर एनर्जी से आता है। तो ओवरऑल पूरा का पूरा कंपनी का जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसमें आता है, जो कि कंपनी के फ्यूचर के नज़र से अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा साइन है। और इसके बाद कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास करंटली 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जो कि उसमें सबसे पहला अगर हम प्लांट्स देखेंगे तो चेरलापल्ली में है और अदर अगर हम देखेंगे तो फैब सिटीज़ में, और ये दोनों लोकेशन है वो हैदराबाद बेस हमें देखने को मिले। तो पूरा कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो अभी हमें हैदराबाद लोकेशन पर यहाँ पर देखने को मिले। और इन दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के जो टोटल मॉड्यूल कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की वो अगर हम देखेंगे तो वो हमें 80 मेगावाट यहाँ पर देखने को मिली। और उसके साथ ही में कंपनी का अगर हम वाइन डिवीजन का जो ओवरऑल कैपेसिटी वो देखेंगे तो वो 1.65 मेगावाट है वो, और वो महाराष्ट्र लोकेशन में काटव तालुका में हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल ये कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है और कंपनी की जो कैपेसिटीज़ है वो हमें देखने को मिली। और इसके साथ ही में कंपनी ने जो अभी तक प्रोजेक्ट्स पूरे किए उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, क्योंकि कंपनी अगर सक्सेसफुली प्रोजेक्ट पूरा करेगी तभी कंपनी को आने वाले समय में सोलर एनर्जी और बाकी के सेगमेंट में अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। तो सबसे पहले कंपनी ने जो प्रोजेक्ट पूरा किया है वो चरना का सोलर पार्क गुजरात में। इसके बाद कंपनी ने मुनिवल्ली, शकरापुर और जो पेदुमेंतल है जो कि तेलंगाना स्टेट में आते हैं वो प्रोजेक्ट यहाँ पर पूरे किए। तो ओवरऑल ये सभी प्रोजेक्ट्स है गुजरात और तेलंगाना में, उनकी कैपेसिटी हमें 5 मेगावाट देखने को मिली। और उसके साथ ही में कंपनी ने कम्युलेटिव कैपेसिटी जो कि 4.2 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट से जो कि ईपीसी के थ्रू आते हैं उनका इंस्टॉलेशन भी यहाँ पर तेलंगाना स्टेट में किया है। तो ओवरऑल कंपनी ने जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट पूरे किए वो तेलंगाना स्टेट में, और इसी वजह से अभी तो कंपनी का जो मेजरली बिजनेस है वो हमें तेलंगाना स्टेट में यहाँ पर देखने को मिला है। और आने वाले समय में कंपनी को बाकी के स्टेट में वो अपने जो प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पर करने पड़ेंगे, तभी कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें आने वाले समय में ज़्यादा एक्सपांड होते हुए देखने को मिलेगा। तो फिलहाल कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें तेलंगाना स्टेट्स में ही मैक्सिमम देखने को मिला है, लेकिन आने वाले समय में कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांशन करने वाली है। और उसके लिए कंपनी ने 200 करोड़ का जो टोटल आउटले प्लान है वो भी किया है, जिसमें कंपनी 200 मेगावाट सेल्स के जो लाइंस और मॉड्यूल्स लाइंस है 210 mm साइज़ के
उसके मोनोपार्क सेल्स और मॉड्यूल से वो यहाँ पर सेटअप करने वाली है। और साथ ही में कंपनी इसके लिए हमें कुछ फंड भी यहाँ पर रेज करते हुए देखने को मिलेगी। और साथ ही में कंपनी ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगभग 4 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट प्रपोज है वो भी रखा है। और इसमें कंपनी हमें सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो टेस्टिंग और पैकेजिंग है उसके ऊपर काम करते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल ये जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो बिजनेस है उसके ऊपर कंपनी नेगोशिएशन के प्रोसेस में अभी हमें देखने को मिली है। लेकिन सोलर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर कंपनी अभी ज़्यादा फोकस कर रही है। तो इसी वजह से कंपनी का अभी जो मैक्सिमम फोकस है वो हमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट से रिलेटेड जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स और सोलर रूफटॉप बिजनेस है उसके ऊपर यहाँ पर देते हुए देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस का सेगमेंट है वो हमें सोलर पावर और मैक्सिमम अगर हम देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड देखने को मिला, जो कि इस रीज़न की वजह से कंपनी का जो फ्यूचर है वो हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी करंटली अपने फाइनेंशियल और फंडामेंटल में इस बिज़नेस में कैसे ग्रोथ कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा, तभी हम एग्जैक्टली इस कंपनी के बारे में ओपिनियन बना पाएंगे कि कंपनी का बिजनेस के साथ ही में फंडामेंटल भी अच्छे है, और तभी हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो फिलहाल कंपनी का बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक जरूर है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल में कंपनी कैसे नंबर अभी डिलीवर कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की अपडेट इन्फॉर्मेशन है वो सही समय पर मिलती रहे। तो कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल देखने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। कंपनी के रिलेटेड जो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल देखने के लिए सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का पूरा जो सेगमेंट है उसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे। और सबसे पहले हम इसमें कंपनी का सेल्स देखेंगे। मार्च 18 में कंपनी का 39 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये कम होकर 34 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल ये कम होकर 33 करोड़, इसके अगले साल फिर से कम होकर 27 करोड़, इसके अगले साल फिर से कम होकर 24 करोड़ का हुआ है। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इसमें हमें ये बढ़कर 43 करोड़ का देखने को मिला है। तो मार्च 18 से लेकर मार्च 22 तक अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो कंसिस्टेंट डाउन हो रहा है, और उसको अभी कंपनी ने सिर्फ एक ही साल मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स में रिकवर किया है। तो ऐसे में मार्च 18 से लेकर मार्च 22 तक अगर हम कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो अगर हम देखेंगे तो ये हमें -20% की यहाँ पर देखने को मिले, जो कि कंपनी के ग्रोथ के नज़र से अगर हम देखेंगे तो एक बहुत ही निगेटिव साइन है। तो कंपनी का अगर हम सेल्स देखेंगे तो कंसिस्टेंट डाउन हो रहा है, सिर्फ अभी कंपनी ने ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इसको रिकवर किया है। तो आने वाले समय में कंपनी को अगर एक अच्छी ग्रोथ करनी है तो सेल्स का जो ग्रोथ है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में गेन हुआ है, वैसे ही कंपनी को अपना जो सेल्स है वो आने वाले समय में कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी कंपनी आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ कर पाएगी। लेकिन फिलहाल कंपनी का अभी जो मैक्सिमम सेल्स का ग्रोथ है वो अभी भी बहुत ही कम है, जो कि इसमें कंपनी को एक अच्छी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा किया है। और ये रीज़न है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी ने कंसिस्टेंट पॉजिटिव में जनरेट किया है। लेकिन कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में ये 6 करोड़ का था, जो कि इसके बाद कंसिस्टेंट कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो डाउन होता गया, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सिर्फ 1.78 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने सेल्स में ज़रूर अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन उसके साथ ही में कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी बढ़ा है। और ये रीज़न है कि इसी वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सिर्फ 1.78 करोड़ का हुआ है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में ज़रूर है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिली है। और इसी वजह से कंपनी को सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने सेल्स में भी जो ग्रोथ है वो बढ़ानी पड़ेगी। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम अगर हम देखेंगे तो 13% के ऊपर ही हमें कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो मार्च 18 से लेकर मार्च 22 तक देखने को मिला है। लेकिन जैसे ही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला, उसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर से वो भी कंपनी के कम हुए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के नंबर से वो मैक्सिमम टाइम कंटिन्यूस डाउन हो रहे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी के मैक्सिमम नंबर से वो अभी भी 10% के ऊपर है। लेकिन अभी इसके जो नंबर से वो भी 10% के नीचे ट्रेलिंग 12 मंथ्स में आए, जो कि कंपनी को इसको आने वाले समय में फिर से रिकवर करना पड़ेगा। और उसके बाद हम
कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में 84 लाख का था, इसके अगले साल 1 करोड़, इसके अगले साल फिर से 59 लाख, इसके अगले साल फिर से ड्रॉप होकर 21 लाख, इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो 85 लाख और 2.35 करोड़। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो 1-2 साल बढ़ता है, उसके 2 साल फिर से कम होता है और इसके अगले 2 साल फिर से बढ़ रहा है। तो बहुत ही वॉलेटाइल और बहुत ही ऊपर नीचे कंपनी का नेट प्रॉफिट का परफॉर्मेंस हो रहा है। और उसके साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर की अगर हम नंबर्स देखेंगे तो वो भी नेट प्रॉफिट की तरह बहुत ही ऊपर नीचे हमें होते हुए देखने को मिले। और यही रीज़न है कि कंपनी का जो शेयर है वो हमें कंसिस्टेंट पिछले कुछ समय से बहुत ही ऊपर नीचे और वॉलेटाइल परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिला है। तो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में कंपनी के जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो अभी हमें बहुत ही वॉलेटाइल देखने को मिले। और इसी रीज़न की वजह से अभी हम कंपनी में ट्रस्टली एक बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो कंपनी अभी प्रॉफिटेबल है और उनके नंबर्स है वो अभी हमें बहुत ही कम देखने को मिले, क्योंकि पिछले 5 से लेकर 6 साल में देखेंगे तो मैक्सिमम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 2.35 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो कंपनी को एटलीस्ट 2 नंबर्स में अपना जो नेट प्रॉफिट है वो आने वाले समय में ले जाना पड़ेगा, तभी कंपनी के शेयर में हमें बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही वॉलेटाइल है और उसके जो नंबर्स है वो बहुत ही कम है। और इसी रीज़न की वजह से हम इस कंपनी में अभी सिर्फ एक छोटी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, ना कि बड़ी इन्वेस्टमेंट से हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और उसके बाद कंपनी का अगर हम बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो कंपनी कंसिस्टेंट गेन कर रही है और कंपनी के पास अभी 32 करोड़ के रिजर्व है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरेंग्स देखेंगे तो 54 लाख का कंपनी का बोरेंग्स है। तो कंपनी अपने ऊपर का बोरेंग्स कंसिस्टेंट कम कर रही है और कंपनी का जो बोरेंग्स वो अभी हमें बिल्कुल डेट फ्री के आसपास आते हुए देखने को मिला है। तो लगभग ये कंपनी अभी हमें डेट फ्री यहाँ पर होते हुए देखने को मिली और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के पास बहुत ही अच्छा रिजर्व है। तो कंपनी का बोरेंग्स हमें बहुत ही कम होते हुए देखने को मिला है और इस रीज़न की वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी कंपनी को पिछले कुछ समय से कम चुकाना पड़ रहा है, जो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है। लेकिन इसके साथ ही में अगर कंपनी अपना जो सेल्स है वो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने गेन किया है वो अगर कंसिस्टेंट बढ़ाती रहेगी तो आने वाले समय में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें बहुत ही अच्छे से ऊपर और ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी का बोरेंग्स कम हो रहा है और कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है। इस रीज़न की वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी हमें स्ट्रांग होते हुए देखने को मिली, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का हम कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो -34 लाख, इसके अगले साल फिर से ये प्लस में आया, इसके अगले साल ये लॉस में गया, इसके अगले साल ये प्लस में आया और इसके अगले साल मतलब मार्च 22 में ये फिर से लॉस में गया है। तो कंपनी का नेट कैश फ्लो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहा है। तो इसमें भी हमें बहुत ही अनसर्टेनिटी यहाँ पर देखने को मिली। तो कंपनी को नेट कैश फ्लो के जो नंबर्स है वो मैक्सिमम टाइम प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे और इसके लिए हमें कंपनी का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनमें कंपनी के जो नंबर मैक्सिमम टाइम यहाँ पर माइनस में जा रहे हैं वो कंपनी को प्लस में लाने पड़ेंगे, तभी नेट कैश फ्लो के जो मैक्सिमम नंबर्स है वो कंपनी के प्लस में आएंगे। तो फिलहाल कंपनी को नेट कैश फ्लो में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी के अगर हम डेप्टर डेज देखेंगे तो मार्च 18 में ये 31 थे, जो कि इसके बाद ये ज़रूर गेन हुए, लेकिन मार्च 22 में फिर से कंपनी ने इसके जो डेज है वो यहाँ पर कम किए। तो कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में कंसिस्टेंट अगर हम मैक्सिमम टाइम देखेंगे तो कम समय यहाँ पर लग रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी के अगर हम इन्वेंटरीज देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम अभी भी कंपनी के इन्वेंटरीज है वो 150 डेज के ऊपर देखने को मिले। तो कंपनी को अपने जो इन्वेंटरीज है वो बेचने में बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है और इस रीज़न की वजह से कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो भी हमें कम होते हुए देखने को मिली। तो इन्वेंटरी डेज कंपनी को यहाँ से कम करने पड़ेंगे, तभी कंपनी की जो ग्रोथ है वो आने वाले समय में अच्छे से हो पाएगी। और उसके बाद लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 64.85% के मेजोरिटी स्टेक है। इसके बाद एफआईएस के पास 0.01 और डीएस के पास 0.03% की हिस्सेदारी है। तो एफआईएस और डीएस के पास इस कंपनी में अभी बहुत ही कम हिस्सेदारी है और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक के पास देखेंगे तो 35% की हिस्सेदारी। तो सिर्फ कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है, इस रीज़न की वजह से हम किसी भी कंपनी में यहाँ पर ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक ज़रूर है, लेकिन कंपनी को इस बिज़नेस में कंसिस्टेंट आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी। और कंपनी की अभी हम करंटली फंडामेंटल और फाइनेंशियल के नंबर्स देखेंगे तो वो अभी भी बहुत ही कम है और कंपनी को
उन सभी सेगमेंट में मैक्सिमम अभी ग्रोथ करने की बहुत ही ज़रूरत है। तो कंपनी को सबसे पहले अपनी सेल्स की ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी, जिस रीज़न की वजह से हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेकर नेट प्रॉफिट है वो आने वाले समय में बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो फिलहाल कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर से वो अभी बहुत ही वॉलेटाइल और बहुत ही कम है, और ये रीज़न है कि इस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में सिर्फ एफआईज और डीएस की जो छोटी इन्वेस्टमेंट है उसी तरह के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 500 से लेकर 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है, उतनी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में अभी करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल है वो अभी भी इतने स्ट्रांग नहीं है कि जिस रीज़न की वजह से ट्रस्टली हम इस कंपनी में बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। तो कंपनी को आने वाले समय में एक अच्छी कंपनी बनना है, तो कंपनी को सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी जो सेल्स की ग्रोथ है वो यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, तभी कंपनी के जो नंबर्स है वो हमें आने वाले समय में बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो